हेलो बच्चों, आज क्लास में हम पढ़ेंगे गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। अब गोलीय पृष्ठ कहने का तात्पर्य है, आप लोग जो है पिछले क्लास में क्लास 10th में पढ़े होंगे, तो उसमें इस प्रकार हम दर्पण का पढ़ते थे, अवतल और उत्तल दर्पण का। उसी प्रकार जब हम क्लास 12 में आए हैं तो इसमें हमको एक एक पृष्ठ का, हमको तो पता है कि गोलीय जो है पृष्ठ हम जानते हैं कि वह लेंस हो गया, नहीं, लेंस में दो गोलीय पृष्ठ होते हैं। यहाँ हमको केवल एक गोलीय पृष्ठ के द्वारा पढ़ना है, अवतल और उत्तल के द्वारा। अभी हम पढ़ेंगे केवल किसके द्वारा? अवतल पृष्ठ के द्वारा। अवतल पृष्ठ हो किसके? गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। गोलीय पृष्ठ को अपवर्तन पढ़ना है, और गोलीय पृष्ठ को अपवर्तन में पहला टॉपिक हमारा क्या है? अवतल पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन। देखेंगे यहाँ आपके सामने, देखिए एक अवतल पृष्ठ बनाया गया है। इधर माध्यम, इधर प्रकाश, इधर क्या है? वायु है, और इधर क्या है? यहाँ हम कह सकते हैं वायु, छोड़िए, यहाँ हम कह देते हैं विरल है, वायवी है, और इधर क्या है? कांच का बना हुआ है, तो सघन होगा। लिख भी सकते हैं, आप लिखना चाहें तो कांच, और इधर लिख दीजिए वायु। ठीक है। अब देखें हमको क्या करना है। यह आप जानते हैं कि यह इसका एक मुख्य अक्ष होता है। ठीक है, आप ये सब पिछली कक्षाओं में आप जानते होंगे। और इसमें जो है एक, यहाँ हमने इसके इस तल पर एक प्रकाश की किरण रखा, एक वस्तु रखा, ऑब्जेक्ट ओ। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट ओ से जो है प्रकाश की किरण हमने भेजा ऐसे इस पृष्ठ पर। मुख्य अक्ष पर वह कोण बना रही है अल्फा। ठीक है, आप जानते हैं कि जिस यह गोलीय पृष्ठ जिसका भाग है, तो इसका कहीं ना कहीं एक क्या होगा? केंद्र होगा। क्या होगा? एक इसका केंद्र होगा। तो केंद्र से इस पर हम क्या करेंगे? एक लंब खींचेंगे। केंद्र से इस पर क्या करेंगे? हम एक लंब खींचेंगे। ठीक है, यह लंब हो गया। अब देखेंगे यहां है विरल माध्यम, और प्रकाश की किरण कहां जा रही है? सघन माध्यम में। तो इसको तो जाना चाहिए था ऐसे, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन यह क्या होगी? अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, मतलब यह प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि यह प्रकाश की किरण जो है कहीं ना कहीं ऐसे आकर के यहां मिलेगी। ठीक है, इसे हम सीधा बना दे रहे हैं। तो थोड़ा सा टेढ़ा वगैरह हो गया है, लेकिन आप ये समझिएगा कि यह आया नहीं है, इधर से जा नहीं रहा है, हमने उसका आभासी प्रतिबिंब यहां प्राप्त कर लिया है आई। वस्तु है ओ, यह हो गया आई, ये हो गया हमारा सी। यहां हम कोई भी बिंदु मान सकते हैं, पी मान सकते हैं, लेकिन पी तो इसका ध्रुव होगा यहाँ पे। यहां मान लेते हैं बिंदु को ए। ठीक है, यहां से एक अभिलंब खींच लेते हैं हम ऐसे यहां। ठीक है, हमने कहा कि जो आपतित किरण है वह बना रही है अभिलंब मुख्य अक्ष से अल्फा कोण, यह बना रहा है बीटा कोण, और यह बना रहा है क्या? गामा। देखिए, और यह जब प्रकाश की किरण, इस किरण को हम कहें क्या कि ये आपतित किरण है। क्या है? यह आपतित किरण है। टोटली कोण कितना बनाएगी? टोटली कोण जो है यह आपतित किरण है, तो यह अभिलंब और इस आपतन आपतित किरण के बीच जो बना कोण होगा वह क्या होगा? आई। यह टोटल ऐसे जो है यह क्या होगा? यह होगा हमारा आपतन कोण आई, और यहां जो होगा यह जो होगा वह क्या होगा? आर होगा। अपवर्तन वह आर किसके बराबर होगा? देख रहे हैं आप, यह जो होगा इतना दूर, यह होगा हमारा आर। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण से आप जानते हैं कि जब ऐसे दो हो तो इसका कोण इसके बराबर होता है, इसका बराबर इसके होता है। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण यह होता है। तो शीर्षाभिमुख कोण से हमारा आई बराबर हो गया, आर बराबर हो गया, और यह हमारा क्या था? कोण आई पहले से था ही, यहां हमारा नहीं निकला है। हम कहेंगे त्रिभुज एओएम में, किसमें मानेंगे हम? लिखेंगे त्रिभुज एओएम। तो देखिए यहाँ एक हम दूसरा चित्र बना रहे हैं,
ऐसे बनेगा। यहाँ है ए, यह है ओ, यहाँ मान लीजिए हमने दिखा दिया एम, और यहाँ हमारा कोण कौन सा है, अल्फा। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे ए ओ एम नहीं, सॉरी ए ओ एम नहीं, हम लेंगे क्या, ओ ए सी या ओ सी ए में, देखिए सॉरी थोड़ा गलत हो गया है, ओ कौन सा त्रिभुज लेंगे, ओ सी ए, क्योंकि हमको बहिष्कोण दिखाना है। देखेंगे त्रिभुज ओ सी ए में, त्रिभुज कौन सा लेना है हमको, ओ सी ए में लेंगे जब, तो त्रिभुज ओ सी ए में गामा क्या है, बहिष्कोण है। बहिष्कोण क्या है, गामा जो है वो क्या है, बहिष्कोण है। और आप जानते होंगे कि जो बहिष्कोण होता है वह अपने सुदूर दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। तो जो यह हमारा गामा है वह गामा अपने से सुदूर मतलब अल्फा, और यह पूरा लेगा, तो अल्फा और आई के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं गामा इक्वल टू क्या, आई अल्फा, आई प्लस अल्फा, प्लस अल्फा दिखा सकते हैं। क्यों, क्योंकि गामा क्या है, बहिष्कोण है, और बहिष्कोण जो होता है वह अपने सुदूर दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। तो अपने सुदूर मतलब अपने को छोड़ करके, सुदूर मतलब एक अल्फा बच रहा है, एक पूरा कोण हमारा क्या बना था, और यह अभिलंब था या आपतित किरण थी, इन दोनों के बीच जो बनने वाला कोण है वो क्या है, आई है। तो आई धन अल्फा। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, हमको इसमें से आई का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, आई का मान चाहिए। तो हम आई इक्वल टू क्या कर देंगे, आई को इधर लेकर के आएंगे, आई को यहीं छोड़ दीजिए, ऐसे लिख देते हैं, एक लाइन और बढ़ जाएगा, आई यहीं रह गया, अल्फा इधर लेकर के आए, तो गामा माइनस अल्फा होगा और इक्वल टू आई होगा। तो या आई इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, गामा माइनस अल्फा। इसको हम बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। उसी प्रकार लिखेंगे कि त्रिभुज आई सी ए में, त्रिभुज ICA में, ICA में फिर पुनः जो है देखिएगा, जो गामा होगा वह बहिष्कोण होगा। गामा क्या होगा, बहिष्कोण होगा, गामा बहिष्कोण होगा। तो फिर वही कंडीशन अप्लाई होगा यहाँ पे। यहाँ हम क्या लिखेंगे, सुदूर, तो बीटा और आर, तो आर बराबर गामा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, गामा बराबर आर प्लस बीटा, आर प्लस बीटा, या आर का मान चाहिए तो गामा माइनस बीटा इक्वल टू आर, या आर इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ आप समझिएगा, यह गामा है और यह आर है, दोनों एक ही तरह यहाँ बन रहा है, लेकिन देखिएगा आर और गामा में अंतर है। तो आर को इधर अगर हम लेकर के आए तो क्या हो जाएगा हमारा, गामा माइनस बीटा। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। हमें आई और आर दोनों का मान पता चल गया। ठीक है, आई और आर दोनों का मान हमें क्या चल गया, पता चल गया। अब हमको क्या करना है, अब यहाँ हम लगाएंगे स्नेल लॉ, स्नेल का नियम। जो स्नेल ने बताया था कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो एक वर्णीय प्रकाश के लिए उसने एक नियम दिया था कि 1n2 यहाँ देखेंगे, या हमारा विरल माध्यम 1 है, या सघन माध्यम क्या है, 2 है। तो जब प्रकाश विरल से सघन में जा रही है तो 1n2 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। देखिए ध्यान से इसको आसानी से आराम से समझिए। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, यह स्नेल के नियम से, किसके नियम से, स्नेल के नियम से आप जो है भली भांति जानते हैं। यहाँ हमारा आप देखेंगे तो आई और आर दोनों का मान आपको क्या हुआ है, पता चल गया है। ठीक है,
लेकिन अभी हमको क्या करना है कि एक और आपको अब पिछले क्लास में पढ़ाया गया फिर पुनः कि निरपेक्ष और सापेक्ष अपवर्तनांक का एक और सूत्र होता है कि 1n2 इक्वल टू n2 अपॉन n1। तो अगर इन दोनों की यहाँ तुलना करें हम तो हमारा हो जाएगा n2 इक्वल टू n2 अपॉन n1 इक्वल टू साइन i अपॉन साइन r, या हम इसको लिख सकते हैं क्या, तो ये गुणा करा देते हैं इसका हम, तो हो जाएगा n2 साइन r इक्वल टू n1 साइन i, n2 साइन r इक्वल टू क्या हो जाएगा n1 साइन i। हम कहें यदि कोण क्या हो, यदि कोण जो है बहुत छोटा हो, यदि कोण I व R क्या हो, बहुत छोटे हो, बहुत छोटे हो, तो साइन I इक्वल टू क्या हो जाएगा I, और साइन R इक्वल टू हो जाएगा R। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, साइन R की जगह पर क्या लिख सकते हैं R, और साइन I की जगह पर केवल क्या लिख सकते हैं I। तो लिखेंगे हम क्या, नया फार्मूला हमारा क्या बनेगा, n2 R इक्वल टू n1 I। बनेगा कि नहीं बनेगा आप बताइए, ऐसा होगा कि नहीं होगा, होगा, क्यों होगा, देखिए n2 यहाँ हमने क्या किया, निरपेक्ष और सापेक्ष अपवर्तनांक से n12 की जगह पे हमने n2 अपॉन n1 रख दिया, फिर ये मल्टीप्लाई करा दिया हमने। जब मल्टीप्लाई कराए हम तो हमारा n2 साइन r बराबर क्या होगा n1 साइन i आया, और जब n1 साइन i आया है तो हमने कहा कि यदि आपतन कोण i और r क्या हो, बहुत अल्प हो, जब बहुत अल्प होंगे उस स्थिति में साइन i की जगह पे i और साइन r की जगह पे क्या रख सकते हैं, r रख सकते हैं। हमने रखा i साइन i की जगह पे, साइन r की जगह पे r, साइन i की जगह पे i, ये हमारा नया फार्मूला बन गया। अब आप देखेंगे यहां फिर से समीकरण 1 को और समीकरण 2 को लिखेंगे। समीकरण 1 व 2 से i व r के मान रखने पर, समीकरण 1 व 2 से i व r के मान रखने पर, चलिए रखते हैं n2, r का मान क्या है, गामा माइनस बीटा इक्वल टू क्या है n1, और i का मान है, यहां देखेंगे i का मान गामा माइनस अल्फा। अब हमको क्या करना है, इसका हम गुणा करा देंगे, क्या करेंगे, इसका इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। मल्टीप्लाई कराने के पश्चात हम एक तरफ कर लेंगे गामा को, और गामा का मान कर लेंगे, बीटा का मान कर लेंगे, अल्फा का मान कर लेंगे। देखिए ये हो जाएगा n2 गामा माइनस n2 बीटा इक्वल टू n1 गामा माइनस n1 अल्फा। होगा कि नहीं होगा, जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो इतना होना ही होना है। आप बीजीय व्यंजक के का जो गुणनफल है वो आप पढ़े होंगे, तो जब गुणा कराएंगे तो m2 का मतलब दोनों में गुणा होगा, m1 का भी दोनों में गुणा होगा, तो इतना आना ही आना है। अब हमको क्या करना है, देखिए कि यहाँ n2 गामा, यहाँ n2 गामा है, इस n2 गामा को इधर की तरफ भेज दे n1 गामा के पास, ठीक है। और यहाँ माइनस में है n1 अल्फा, इधर लेकर के आएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो आएगा क्या हमारा, ध्यान से देखेंगे, हम इसको इधर भेज रहे हैं और इसको इधर लेकर के आ रहे हैं, तो यहाँ हमारा आएगा, ध्यान दीजिएगा यह पहले से माइनस में है, तो हम देखो यहाँ लिखते हैं n1 गामा, जो जैसे का तैसे रख दिया गया, इधर वाले को हम उठाकर यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ धनात्मक का चिन्ह है, यहाँ हो जाएगा क्या, ऋणात्मक n2 गामा हो जाएगा, बिल्कुल होगा। अब हमको क्या करना है, यहां देख रहे हैं आप, इस n2 बीटा के सामने माइनस का चिन्ह लगा है, और n1
अल्फा के सामने भी माइनस का चिन्ह है। जब इसको लेकर के हम इधर आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसी को पहले लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? n1 अल्फा, और यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे, क्या? n2 बीटा। अब देखिए क्या होगा, एक और यहाँ से हम n1 को गामा को हम क्या कर सकते हैं? कॉमन कर सकते हैं, तो बनेगा n1 अल्फा माइनस n2 बीटा इक्वल टू गामा कॉमन हो जाएगा तो n1 माइनस n2। अब हमको यहाँ पर क्या चाहिए? यह एक समीकरण बन गया। कितना समीकरण बनाए थे? समीकरण 1 और 2। यह हमारा मान लीजिए हो गया समीकरण नंबर 3। अब हमें क्या चाहिए कि समीकरण जो है में बीटा, गामा, बीटा और अल्फा के मान चाहिए। किसके मान चाहिए? अल्फा, बीटा और गामा का मान। तो देखिए अल्फा, बीटा और गामा, इन तीनों का मान हम क्या करेंगे? निकालेंगे। निकाल करके इसमें हम रखेंगे। ठीक है, आप तब तक के लिए इतने दूर का जो है क्या करिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हमको क्या करना है? अल्फा, बीटा और गामा का। हम आशा करते हैं यहाँ तक आपको जो है बेहतर समझ में आया होगा। फिर एक बार देखेंगे। हमको बस केवल क्या करना है? अल्फा, बीटा और गामा का मान निकाल करके इस समीकरण में, समीकरण जो 3 है उसमें रख देना है। इस समीकरण 3 को फिर हम पुनः यहाँ लिख दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्या है हमारा? n1 अल्फा माइनस n2 बीटा इक्वल टू क्या है? गामा n1 माइनस n2। यह हमारा समीकरण नंबर क्या है? 3 है। समीकरण नंबर क्या है यह हमारा? तो 3। अब इसे हम जो है रफ कर देते हैं। देखिए हमको इसमें क्या चाहिए? अल्फा का मान चाहिए। तो अल्फा के लिए हम देखिए यह बन रहा है हमारा अल्फा कोण, तो लिखेंगे ओ एम ए एम ओ ए एम। क्या लिखेंगे? त्रिभुज ओ ए एम, त्रिभुज ओ ए एम में, त्रिभुज ओ ए एम में हमारा यहाँ हमको लेना है। देखिए यह ऑब्जेक्ट है, वस्तु की दूरी। ठीक है, तो इस मूल बिंदु, इसके ध्रुव से वस्तु की दूरी जो होगा वह u होगा। क्या होगा? u। जो प्रतिबिंब की दूरी होगा वह होगा v। ठीक है, और यह तो आप जानते हैं cp जो होगा वह क्या होगा? c से p की दूरी जो होगी वह r, त्रिज्या का रूप लेता है। ठीक है, तो सबका मान रखते चलेंगे। हम कहेंगे कि यहाँ फिर एक बार हम प्रयोग करेंगे किसका? एल ए एल बटे के ए। यहाँ हम देख, हमें क्या चाहिए? लंबाई और यह। तो लंब बटे आधार किसका बन रहा है? tan थीटा का बनता है। लंब बटे आधार किसका बनता है? tan थीटा का। तो हम इसमें लिखेंगे tan अल्फा इक्वल टू, क्या लिखेंगे? त्रिभुज ओ ए एम में tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब क्या है? एम बटे आधार क्या है? ओपी, सॉरी ओएम, ओपी नहीं ओएम। ठीक है, हम यह देखिए इसकी दूरी हम यहां तक रखेंगे अभी आराम से। ओएम रख लेते हैं, ओएम नहीं सॉरी ओएम, पी की दूरी लेंगे, लेकिन अभी इसका पूरा मान हम निकाल लेते हैं। अब देखिए ओएम जो है tan अल्फा बराबर एम बटे ओएम। तो एम जो है यह आपकी लंबाई है। हम इसको यदि मान लें क्या हो कि h हो, इसकी लंबाई हम क्या मान लें? h हो, तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? h अपान, ध्यान दीजिएगा, यह हम निर्देशांक ज्यामिति का रूप लेंगे तो ऊपर की तरफ जो होता है हमारा प्लस लिया जाता है। जब मूल बिंदु से नीचे की तरफ जाएंगे तो ऋण लिया जाएगा, और मूल बिंदु से बाएं साइड आते हैं तो ऋण, और दाहिने साइड जाते हैं तो क्या होता है? धन होता है। तो यहाँ पर हमको लेना है क्या? एम का मान रखेंगे हम क्या? एच अपान हमारा जो मान है ओएम, तो ओएम लिख लेते हैं। ओएम का मान है हम लिख सकते हैं, अगर यह आप समझिए यहीं पर कि
यह हमारा जो पृष्ठ है, पृष्ठ बहुत छोटा हो। पृष्ठ क्या हो? पृष्ठ का जो द्वारक है, इसे द्वारक कहा जाता है, यह बहुत छोटा हो। उस स्थिति में हम क्या कह सकते हैं कि जो बिंदु ए है वह कहाँ होगी? पी पर होगी। यहां हम लिख नहीं रहे, आप समझिए इस चीज को कि बिंदु ए को पी पर मानने पर, जब ए को बिंदु पी पर मानेंगे तो यम भी तो वहीं चला जाएगा। तो उस स्थिति में हम लिख सकते हैं क्या कि ए यम बराबर, एम बराबर क्या हो जाएगा हमारा? एम कहाँ आ जा रहा है? बिंदु ए। ऐसा आप लिख देते हैं कि यदि यहां यदि द्वारक, यदि पृष्ठ का द्वारक, पृष्ठ का द्वारक क्या हो? बहुत छोटा, बहुत छोटा हो, तो बिंदु ए को पी पर माना जा सकता है। ठीक है, जब बिंदु ए को पी पर मान लिया जाएगा तो आप यह देखेंगे कि यम भी कहां जाएगा? ये जब पी पर चला आएगा, पी पर माना जा सकता है, तो यम भी कहां होगा? पी पर ही होगा, पी पर ही होगा। क्यों होगा आप समझिए, द्वारक बहुत छोटा हो गया, द्वारक छोटा हो गया और ये जो प्रकाश की किरण है यहाँ से हम जो भेज रहे थे तो ये बहुत नजदीक हो गया, यहाँ यहाँ ऐसे करते यहाँ आ गया। इसके ध्रुव पर भी माना जा सकता है, और जब ध्रुव पर माना जा सकता है तो क्या होगा कि जो ए है यहाँ आ गया पी पर, तो यम भी तो आ जाएगा क्योंकि यही से तो लंब खींचा गया है, तो यम भी वही माना जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, जो ओएम है तो ओएम बराबर वहां हमारा क्या हो जाएगा? ओपी। वहां क्या हो जाएगा? ओएम बराबर ओएम बराबर क्या हो जाएगा? ओपी। ठीक है, तो यहां हम दिखा सकते हैं इसमें कि ओपी, एच अपान ओपी, या ओपी का मान क्या हो जाएगा? एच पहले से है, ओपी का मान हम दिखाए हैं क्या है? माइनस यू। समझ में आया? उसी प्रकार अब हम क्या करेंगे कि टेन बीटा का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? टेन बीटा का। टेन बीटा का मान क्या हो जाएगा? बीटा, तो यही होगा हमारा लंब बटे आधार। लंब क्या होगा? एम बटे क्या हो जाएगा हमारा? अभी डायरेक्ट हम देखिए, जब इसको पी को भी यहां मान लिए हैं तो हम डायरेक्ट पी से ही मानेंगे। क्या कहेंगे? पी आई, पी आई। तो एम का मान है हमारा क्या? एच, और पी आई का मान है हमारा क्या? माइनस भी। तो ये हो जाएगा माइनस एच अपान भी, जैसे ए भी था हमारा। अब हमको टेन अल्फा और बीटा दोनों के बारे में पता लग गया। ठीक है, यहाँ केवल हमारा अल्फा था, तो हम इसको मान सकते हैं कि जो अल्फा है वो अल्फा बराबर क्या हो जाए? टेन अल्फा। अल्फा भी बहुत छोटा कोण हो, बीटा भी क्या हो? बहुत छोटा कोण हो, तो बीटा बराबर टेन बीटा, टेन बीटा बराबर इतना। तो हमारा अल्फा का मान टोटल कितना आ गया? एच अपान यू, और बीटा का मान क्या हमारा आ गया? एच अपान माइनस बी। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जो समीकरण देखिए गामा का भी मान हमको निकालना है। गामा का मान निकालने के लिए हमको क्या करना होगा कि जो है, फिर यहाँ एक त्रिभुज बना, उसमें भी लिखेंगे टेन गामा बराबर, गामा बराबर टेन गामा बराबर हो जाएगा हमारा क्या? ए एम बटे क्या होगा हमारा? सीपी, सीपी, या हम कह सकते हैं एच अपान माइनस आर। ठीक है, या माइनस एच अपान। ठीक है, हमारा यह अल्फा बीटा गामा तीनों का मान क्या हो गया? निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का मान समीकरण 3 में रखेंगे। लिखेंगे अल्फा बीटा व गामा का मान समीकरण 1 2 3 में
रखने पर। देखिए अब हमको क्या करना है, अल्फा बीटा व गामा तीनों का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। 3 में रखेंगे तो n1 का मान क्या हो जाएगा हमारा, n1 अल्फा का मान है हमारा क्या, -h/u। फिर क्या है -n2 बीटा का मान है हमारा -h/u h/v इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, गामा का मान दिया है -h/r और कोष्ठक में क्या है हमारा n1 -n2। ठीक है, अब यहाँ हमको देखना है कि h ये दोनों में है, h को हम क्या कर लेंगे, कॉमन करेंगे। h को कॉमन करेंगे तो h जो है दोनों से कट जाएगा, तुम्हारा हमारा जो फार्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए यहाँ भी जो -h है इसमें से भी हम माइनस को कॉमन कर लिए। जब इस माइनस को कॉमन करेंगे तो हमारा माइनस और यह -h क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कटेगा तो क्या आएगा, n1/u माइनस का जो ये वाला चिन्ह है माइनस का, तो माइनस आ गया। ध्यान दीजिएगा कि जो है ध्यान देने योग्य यह है कि जो -h है यहाँ पर, -h है यहाँ पर, तो यह -h अगर हम कोष्ठक के बाहर लेते हैं तो इस -h से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा हमारे पास n1/u -n2/v इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पे, n1 -n2/r। ठीक है, एक तो फार्मूला हमारा जो है यह बन गया। ठीक है, क्या बन गया हमारा यह। अब यहाँ आपको समझना है, इसमें थोड़ा सा और ज्यादा नहीं, एक कुछ समय का है। अगर हम इसमें से n1 कॉमन कर ले, क्या कॉमन कर ले, इसमें से अगर n1 कॉमन करते हैं तो यहाँ बचेगा हमारा क्या, आप जानते हैं कि n1 सूत्र होता है हमारा एक n = n2/n1। अगर n1 कॉमन करते हैं, ठीक है, n1 कॉमन करेंगे तो हमारा जो है यहाँ पर हमारा जो फार्मूला बनेगा, n1 कॉमन कर लेंगे तो एक बचेगा, यहाँ हमारा आ जाएगा क्या, n। देखिए ये हम कॉमन करने का तात्पर्य क्या होता है, उसी संख्या से उसमें भाग करना। तो जब यहाँ हम कॉमन करेंगे n1 को, तो यहाँ n1 कॉमन कर लिए, बचा क्या 1/u माइनस। ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ लिखते हैं इस समीकरण से हमने n1 को कॉमन किया। क्या किया, n1 को कॉमन किया, तो n1 को कॉमन करने पर हमारे पास बचेगा 1/u। क्या बचेगा 1/u। ठीक है, n1 कॉमन हो गया, बचा क्या u। आप जानते हैं यहाँ जब n1 कॉमन का तात्पर्य होता है भाग पड़ना, तो -n2/n1/v। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू होगा, यहाँ n1 जब कॉमन करेंगे तो फिर वही बात हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1 -n2/n1/r। यही बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है, n2/n1/r यही बचेगा। अब आपको देखना है कि देखो यहाँ भी तो हमने n1 कॉमन किया था, तो इस n1 से इस n1 को क्या करेंगे, हम काट देंगे। देखिए n1 को कॉमन किए तो हमारा यहाँ 1 बचा, और जिसे जो कॉमन करते हैं उसी से उस संख्या में भाग करते हैं, तो भाग किए यहाँ पर। अब देखो क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ हमको मिल रहा है 1/u माइनस, एक सूत्र होता है चूंकि यहाँ दिखा सकते हैं कि 1n2 इक्वल टू या तो n2/n1, या इसी को हम कहते हैं n। क्या कहते हैं n। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, n = n2/n1। तो n2/n1 की जगह पे हो जाएगा क्या, n/v माइनस क्या हो जाएगा 1 -n/r। यही हमारा जो है गोलीय पृष्ठ के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन जब होता है तो हमारा यही फार्मूला बनता है। देखिए बच्चों, यह जो फार्मूला था परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन लगभग जो है हर साल या तो इस पर अंकित प्रश्न देगा या इस डेरिवेशन को प्रूफ करने के लिए देगा। ठीक।
ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए समझ में आता है आपको।